हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो कल जिन लोगों ने भी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिया होगा या ना भी दिया हो, मे भी पेपर देखा हो, उन्होंने क्या कुछ नोटिस किया? अगर नोटिस किया होगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये ज़रूर समझ आया होगा कि घटना चक्र का जो दबदबा है वो कायम है। हम लोगों को लग रहा था कि 2024 में जो 22 दिसंबर को प्रीलिम्स हुआ था यूपीपीसीएस का, उसके बाद अब घटना चक्र की कोई वैल्यू नहीं रह गई, लूसेंट की कोई वैल्यू नहीं रह गई। लेकिन 2025 के प्रीलिम्स एग्जाम ने और जो 2025 में यूपीपीसीएस का आरओ एग्जाम हुआ, उसने हम लोगों को ये सिखा दिया, बता दिया कि भैया अगर एक आध बार आयोग का मन थोड़ा चेंज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाइए कि अरे अब ये पुस्तक कोई मायने नहीं रह गई। नहीं, आप देखिए कल का जो पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसमें घटना चक्र मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगर आप लोगों ने हमारा हिस्ट्री का जो हमने पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा के एक वीडियो में दिया था, उसमें देखा होगा तो जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हैं वो आक्रमण पहले भी यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ था, लगभग 2020 के आसपास में, और कल फिर उसने पूछा। वैसे ही आप देखिए जो दक्षिण भारत के शासक हैं, पल्लव कालीन शासक, चोल कालीन, चालुक्य कालीन या चालुक्य वंश के, इन लोगों के शासकों का मतलब एक साइड वंश और एक साइड जो है शासकों का नाम दिया गया था वो पूछने के लिए। हमने आपको बौद्ध धर्म में पढ़ाया था, बौद्ध धर्म में हमने RVPK ऐसे करके एक ट्रिक्स बताया हुआ था, आपको याद है कि नहीं? अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जरूर याद होगा। तो ये क्या था? ये था जो बोला कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं उनको, ठीक है। तो आर से हमने बताया था कि ये राजगिरी है, वी से वैशाली है, पी से है पाटलिपुत्र, के से है कश्मीर। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था RVPK, मतलब कि आपको इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना था कि पहला वाला कहाँ हुआ, दूसरा वाला कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, चौथा कहाँ हुआ, ठीक है। तो अगर आपने सच में ध्यान से क्वेश्चन देखा होगा तो आपको ये समझ आया होगा कि क्वेश्चंस जो है ना वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही पूछे गए हैं। आप करंट अफेयर का और कुछ अन्य चीज़ें हैं उनका नहीं कह सकते, लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्वेश्चन हैं, जैसे अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी का जो हमने कंपाइलेशन दिया हुआ था प्रीवियस ईयर का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने कुछ स्पेशल किया, नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही मैंने सॉल्व कराए हुए थे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और घटना चक्र की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ज्योग्राफी में भी कई सारी माइंस और भी जो मतलब इस तरह के चुटुर मुटुर टाइप के फैक्ट होते हैं उन सबको मैच द फॉलोइंग में पूछा गया। मैं जब आंसर की आ जाएगी आयोग की तब ये पेपर सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि ऐसे सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं है। अभी तो यूट्यूब पे लोग यही कर रहे हैं, पेपर इजी था, टफ था, मैंने किसी का देखा भी नहीं, क्योंकि कोई मतलब का नहीं है। आरओ में मैंने सबका देखा हुआ था, बहुत अपना माथापच्ची किया हुआ था, सब कह रहे थे होगा होगा 120-24 लड़कियां अगर पाई हुई हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये जो मतलब कि मेरिट का नंगा नाच है, इससे हम थोड़ा बच के रह रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आप लोग भी बच के रहिए, अभी अपने आप को फ्रेश रखिए। और घटना चक्र की इंपॉर्टेंस को ही देखते हुए हमने ये जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट कराने का सोचा भी है। हिस्ट्री के साथ हम लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी, अब तो हमको लग रहा है कि हम सारे के सारे सब्जेक्ट जो है, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया और हिस्ट्री हो गया, इन सब में कुछ भी ना छोड़ें। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम सारे के सारे ये सब्जेक्ट जो है वो ज़रूर अपने चैनल पे सॉल्व कराएंगे। आज की वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। आज हम लोगों को जो देखना है वो क्या है? वो है दक्षिण भारत, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे? चोल, चालुक्य, पल्लव और संगमेरा को, ठीक है। तो दक्षिण भारत के इतिहास में आपको किनको किनको देखना है? एक तो हमें चोल जो वंश है उनको देखना है, चालुक्य काल जो है, चालुक्य वंश, उनके शासक, उन्होंने क्या कुछ खास किया है, ये सारी चीज़ें, और पल्लव तथा संगम युग। तो संगम युग तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अजीब सा है, लेकिन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, कभी कभी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स इन सारी चीज़ों से दिए हुए हैं। ये सब नोट्स हैं, नोट्स तो हम लोग देखते नहीं, हम लोग तो क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है, तो ये आपसे क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? कुल मिलाकर के सिंपल से लैंग्वेज में ये आपसे चोल वंश के संस्थापक के नाम को जानना चाह रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या है? कृष्णा फर्स्ट, राजराजा चोल, विजयालय या फिर परांतक। तो आपको पता है ना कि जो विजयालय चोल हैं इन्होंने चोल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, कि जो विजयालय चोल हैं इन्होंने चोल वंश की स्थापना की थी। अगर हम लोग देखें थोड़ा इनकी जो व्याख्या है वो,
तो देखिए जो चोल साम्राज्य है इसकी स्थापना हमने देखा विजयालय चोल के द्वारा की गई थी, जो कि आरंभ में किनके जो है सामंत हुआ करते थे, पल्लवों के सामंत थे। तो एक बात तो हमें समझ आ रहा है कि पल्लवों के बाद जो है वो मतलब कि चोल वंश की स्थापना हुई है। ठीक है, क्रोनोलॉजी ऐसी ही चीजें मतलब ऐसी ही चीजों से क्रोनोलॉजी समझ आती है। एग्जाम में ना जरूरी नहीं है कि हम लोग जितना रट के गए हैं सब याद ही आ जाए, वहां बहुत जो है कंफ्यूजन होता है। तो देखिए पल्लवों के सामंत थे विजयालय चोल, और इन्होंने जो है अपने विजयालय चोल के द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई। ठीक है, आगे देखिए 850 ईस्वी के लगभग में तंजौर, जो कि वर्तमान में तंजावुर है, इसको अपने अधिकार में कर लेते हैं। और इस टाइम आप देखिए तो पल्लवों तथा पांड्यों में हमेशा ही संघर्ष चलता रहा था। जो पांड्य हैं इनकी निर्बल स्थिति का लाभ उठाया किन्होंने, विजयालय चोल ने, और तंजौर यानी कि वर्तमान के तंजावुर पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। और फिर वहां उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम मतलब कि कौन सी देवी का, दुर्गा देवी का। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयालय चोल ने कहाँ पे अधिकार करके वहां एक दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा तंजावुर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। तो अभी हमने देखा विजयालय चोल हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है। ठीक है, बताइए भारत में सबसे बड़ी जो नंदी की मूर्ति है वो कौन सी है, क्योंकि लैंग्वेज चेंज करके इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। एज इट इज क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा कि एज इट इज यही सब कुछ एक एक लाइन उठा के पूछेंगे, फिर उसमें नवाचार क्या रह गया। देखिए कह रहे हैं बृहदेश्वर मंदिर में, लिंगराज मंदिर में, लेपाक्षी या फिर कंदरिया महादेव का मंदिर। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये सारे मंदिर कहाँ पे हैं, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन हमसे हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, अब ऐसे याद कर सकते हैं कि बृहद यानी कि बड़ा आकार का होगा। जब मंदिर बड़ा आकार का है तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है नंदी भी वहीं बड़े पे मतलब सबसे बड़े वाले हों, तो ऐसे थोड़ा लिंक लगा के याद किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा जो बृहदेश्वर मंदिर है वहां पे एक बहुत भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, और इसे भारत में विशालतम जो है नंदी मूर्ति माना जाता है। नंदी कौन है, तो वही जो मतलब अगर आप लोगों ने शंकर भगवान का मंदिर देखा होगा तो शंकर भगवान के मंदिर के मतलब मंदिर में जो होता है क्या बोलते हैं उसको, गर्भगृह। तो वहां पे ना आपको देखने को मिलता है कि जो है अगर शिवलिंग रखा हुआ है तो बगल में नंदी की मूर्ति होगी, या गर्भगृह के भीतर नहीं है तो मंदिर से थोड़ा मतलब कि कहीं ना कहीं आपको मंदिर के प्रांगण में ही देखने को मिल जाएगा कि जो मतलब कि नंदी हैं उनकी मूर्ति रहती है। अब हमारे दरवाजे पे एक शंकर भगवान का छोटा सा मंदिर है, तो वहां हमने देखा है शिवलिंग है, शिवलिंग के जस्ट सामने नंदी है। तो वही बता रहे हैं आपको हम कि अगर भगवान शंकर का मंदिर है तो उसमें नंदी भगवान की मूर्ति होना तय, क्यों, क्योंकि उनकी सवारी है वो। तो देखिए कि चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर यानी वर्तमान के तंजावुर के शैव मंदिर जो कि राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। तो आप समझिए कि बृहदेश्वर मंदिर को ही राजराजेश्वर मंदिर की संज्ञा दी जाती है, जिसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, इसी वजह से तो राजेश्वर मंदिर कहा जाता है ना, राजराजेश्वर मंदिर। आगे देखिए भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा ये मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। अब दक्षिण भारत में है तो द्रविड़ शैली का ही होगा, लेकिन कुछ अपवाद रहते हैं। आगे देखिए इनका विशाल प्रांगण 500 बाई 250 के आकार का है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर दो द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं, और इस मंदिर के बहिर्भाग में एक नंदी की एकाश्मक, अभी हमने बताया था कल वाली वीडियो में कि एक ही पत्थर को तराश कर या एक ही पत्थर का काट छांट करके जो मंदिर मतलब मूर्ति बनाई जाती है उसे हम कहते हैं एकाश्मक। ठीक है, तो एकाश्मक विशाल मूर्ति बनी हुई है। वही हम देखें तो ये भारत के मतलब पूरे भारत देश के भीतर नंदी की विशालतम मूर्ति मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासन मतलब शासन काल में, चोल सम्राट। कुल मिलाकर के वो चोलों के वो कौन से शासक थे, चोल वंश के वो कौन से नरेश हैं, सम्राट हैं या शासक हैं जिनके टाइम पीरियड में बृहदेश्वर का मंदिर बना। अभी हम लोगों ने देखा तो था, इसी वजह से राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो कौन हो सकते हैं, राजराज प्रथम। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। कल हमने अपने मोबाइल में ग्लास लगवा लिया तो जो पेन है वो अब काम ही नहीं कर रही अच्छे से। इसके पहले तक वो पेन बहुत अच्छे से काम किया करती थी जब तक ग्लास नहीं था।
आगे देखिए कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर, मालाबार, होयसल या कोरोमंडल तट, दक्कन का कुछ भाग। तो ये विजयनगर तो बिल्कुल नहीं है। मालाबार तट कहाँ पे है जरा बताइएगा। तो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं मालाबार तट, कोरोमंडल तट। खैर, इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। ठीक है, तो चोलों का जो साम्राज्य है वो इधर ही फैला हुआ था। और आपको यहीं पे ये भी पता चल जाएगा कि ये जो कोरोमंडल तट है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप, जिसे आशा अंतरीप भी कहते हैं ना मेरे ख्याल से, इनका यहाँ तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। तो समझ आया कि कोरोमंडल तट कहाँ पे है? तो जो तमिलनाडु वाला तट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और जो केरला वाला तट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मालाबार तट। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग यथा उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि, ये सभी किनके अधिकार क्षेत्र में थे? चोलों के अधिकार क्षेत्र में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि चोलों की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, आपको बताना है कि जो चोल वंश थे उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि तंजौर जो है ना वो चोलों की राजधानी थी। तो अब देखिए, तंजौर जिसको तंजाउर कहा जाता है, ये चोल वंश में उनकी राजधानी हुआ करती थी। वहीं अगर हम देखें कि जो गंगईकोंड चोलपुरम है तो वो भी एक टाइम में जो चोल हैं उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, लेकिन जो संगम एरा है उसमें देखें तो चोलों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? उरैयूर को। यानी कि ये जो आपको गंगईकोंड चोलपुरम है, तंजौर है और संगम काल है, इन टाइम पीरियड में चोलों ने जो राजधानी बनाई है वो आपको दिया गया है। जैसे जब जो है मतलब कि चोल की जो पहली वाली राजधानी थी, चोलों की जो मतलब कि स्पेशल राजधानी थी, जिसको मतलब कि सभी लोग कहते हैं कि हाँ ये चोलों की राजधानी थी, वो थी तंजौर। वहीं आप देखिए जो गंगईकोंड चोलपुरम है ये भी आगे चल करके चोलों की राजधानी बनी थी। और संगम काल आते आते चोलों ने अपनी राजधानी क्या बना लिया था? उरैयूर को बना लिया था, मतलब चेंज करते रहते थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? विकल्प क्या है? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, या फिर राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, या फिर कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। तो क्या हो जाएगा? ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप देखिए चोल प्रशासन की जो सबसे उल्लेखनीय विशेषता है वो यही है कि वो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के मतलब कि संचालन में क्या है, मतलब प्रवीण थे कुल मिलाकर के कहते हैं। तो आप समझिए कि उनके टाइम पीरियड में एक बहुत ही जो स्पेशल क्वालिटी देखने को मिलती है वो क्या है? स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाएं, यानी एक तरह से पंचायती राज जैसा सिस्टम आप समझ लीजिए। और इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चोल काल किसके लिए जाना जाता है, यानी कि जो चोल एरा है वो क्यों प्रसिद्ध है? हमारे पास ऑप्शंस क्या है? विलेज असेंबली, या फिर जो है वही ग्राम पंचायत, या फिर राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, या तीसरे में करें श्रीलंका के साथ व्यापार, चौथे में है कि तमिल संस्कृति की उन्नति, और लास्ट में वही बीपीएससी जो अपना देता है। तो देखिए ग्राम पंचायत। ठीक है, तो चोलों की जो सबसे प्रमुख विशेषता के रूप में मानी जाती है वो है उनके यहाँ ग्राम पंचायत का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो वही जो चोल वंश है उनके टाइम में ही रहा होगा। फिर कह रहे हैं किसकी प्रशासकीय या प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्ता थी? तो ये भी चोल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सर, चोल, चेर, पांड्य, इन लोगों के कुछ सिंबल वगैरह हैं वो भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। इनसे इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इनकी राजधानी में लाने को आ जाएगा, इनके टाइम में क्या विशेषता थी महत्वपूर्ण वो आ जाएगा, इनके संस्थापक आ जाएंगे, और ये जो है इनकी जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोगो ही कहेंगे, उससे पूछ लेंगे। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। बहुत डीप में क्वेश्चंस हालांकि नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर पूछ भी ले तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पूछा नहीं जाता। तो हम लोगों की जो तैयारी है वो कैसी होनी चाहिए कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस देखें। बहुत मतलब इस टाइप के क्या पता पूछ ही लें, इस पर थोड़ा कम ही भागना है। कम ही भागेंगे तभी फायदे में रहेंगे, क्योंकि वो फिर कोई नहीं कर पाएगा ना, वो कंपटीशन नहीं बढ़ाएगा। आगे देखिए, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? फिर वही आ जाएगा चोल, क्योंकि चोल टाइम में ही ग्रामीण प्रशासन हमको देखने को मिलता है।
फिर कह रहे हैं कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था। देख रहे हैं वही एक क्वेश्चन है, कैसे बार बार चेंज कर करके पूछा जा रहा है। देख रहे हैं 2017 बीपीएससी ने पूछा, 2020 में भी पूछ लिया। नेक्स्ट क्या है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ हैं। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, तंजावुर, उरैयूर, कांचीपुरम या उत्तर मेरूर। तो देखिए जो उत्तर मेरूर अभिलेख है ना, वहाँ से हमको इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है कि चोलों के अधीन जो है ग्राम प्रशासन व्यवस्थित था। ठीक है, कहाँ से जानकारी मिलती है, उत्तर मेरूर अभिलेख से। तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हमें किसके द्वारा बनवाया गया है ये भी जानना चाहिए, परांतक प्रथम। ठीक है, तो परांतक प्रथम का है उत्तर मेरूर अभिलेख, यहाँ से हमको जानकारी मिलती है। चोल काल में प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा हुआ करती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर के स्वतंत्र रूप से ग्राम का संचालन करती थी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर आप मान सकते हैं चोलों के टाइम पीरियड का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, पोन वारियम, एरी वारियम, टोट्ट वारियम, समवंतर वारियम। ठीक है, बताइए कौन है ये। तो उद्यान प्रशासन का काम कौन देखते थे ये आपको बताना है। टोट्ट वारियम जो है ना, ये लोग उद्यान प्रशासन का काम देखा करते थे। थोड़ा आपको मतलब व्याख्या में और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाता था जिसको क्या कहते थे, वारियम कहा जाता है। ठीक है, और उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली जो समिति है उसको क्या कहते हैं, टोट्ट वारियम। तो वारियम तो मतलब कि है, इसके आगे ही टोट मुट सोट जो कुछ भी लगाना होगा वो लगा के फिर जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग बांट देंगे। ठीक है, आगे देखिए, जबकि समवंतर वारियम, देखिए समवंतर जोड़ा गया, वारियम तो वही था ना, वारियम तो कार्यकारिणी समिति ही थी। तो समवंतर वारियम ये वार्षिक समिति थी। ठीक है, ये वार्षिक समिति। एरी वारियम ये किसका काम किया करती थी, तो तालाब समिति से रिलेटेड थी। और पोन वारियम जो है ये स्वर्ण समिति थी। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से वारियम जैसा क्वेश्चन अगर आरओ ने पूछा है तो पीसीएस आराम से पूछ सकता है कि चोल काल में कार्यकारिणी जो समिति हुआ करती थी उसे वारियम कहा जाता था। इन वारियम में आप देखिए उद्यान प्रशासन का काम टोट्ट वारियम देखा करते थे। समवंतर वारियम का काम क्या था, ये वार्षिक समिति हुआ करती थी। वहीं तालाब समिति से जुड़ा कौन था, मतलब एरी वारियम। और मतलब स्वर्ण समिति से जुड़ा हुआ था पोन वारियम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस चैनल पे आपको घटना चक्र एकदम कंप्लीट कराई जाएगी। जैसे ही हमारे पास टाइम रहेगा मतलब हम एक स्पेशल टाइम फिक्स करेंगे। जैसे कि हम सोचे हुए हैं एक क्लास 11 बजे, एक क्लास 6 बजे शाम को। तो आप लोग अगर उस पर मतलब सपोर्ट करेंगे तभी ना, वरना पता चला कि व्यूज़ आ रहे हैं 10 और हम लगातार परिश्रम कर रहे हैं तब फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर आप व्यूज़ भी, अगर हर एक वीडियो पे 200-300 व्यूज़ भी रहे ना, तब भी हमको एक सुकून रहेगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं। और अब जब अब व्यूज़ नहीं आता है तो फिर मन थोड़ा ढीला हो जाता है। चलिए देखें आगे। कह रहे हैं निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। हमारे पास कथन क्या है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा क्या है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। और आपके पास वही घिसे पिटे से ऑप्शंस हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, फिर दोनों ही गलत हैं। तो उत्तर तो आपको दिख ही रहा है, केवल मतलब कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आप देखिए द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः देखिए किसके द्वारा की गई थी, परांतक प्रथम के द्वारा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी। उन्होंने मदुरा के जो पांड्य राजा हैं इनको पराजित किया और मदुरई कोंड उपाधि धारण की। तो ये उपाधियां पूछी जाती हैं हमसे, तो ध्यान रखिएगा। मदुरई कोंड जो है वो किसकी उपाधि है, वो है परांतक प्रथम की। और परांतक प्रथम कौन से वंश से रिलेटेड है, चोल वंश से।
आगे देखिए, राजराज प्रथम के तंजौर यानी वर्तमान तंजावुर अभिलेख के अनुसार, तो ये क्या हमको पता चल रहा है कि राजराज प्रथम का जो अभिलेख है वो कौन सा है, तंजौर अभिलेख। ठीक है, इनके अनुसार हमें क्या पता चलता है, सिंघल। तो सिंघल जो है ना, वर्तमान जो श्रीलंका है उसका पुराना नाम है सिंघल। यहाँ के शासक जिनका नाम क्या था, महेंद्र पंचम। ठीक है, इन्होंने पांड्य केरल के जो चेर हैं वो इनके राजाओं का एक संघ बनाया जो कि चोल नरेश राज प्रथम के विरुद्ध था। समझ रहे हैं, श्रीलंका के शासक और हमारे यहाँ जो केरल वाला रीजन है वहाँ पे चेर वंश का शासन था। इन्होंने मिल करके एक संघ बनाया था राजा चोल के विरुद्ध। ठीक है, आगे देखिए, इस संघ का भेदन करने के लिए राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेर राज्य यानी केरल पर आक्रमण किया और कंडलूर के मैदान में उनको परास्त कर दिया। ठीक है, तो यानी कि चेरों को इन्होंने कहाँ पे पराजित किया, कंडलूर में। फिर देखिए, राजराज प्रथम और उनके पुत्र जिनका नाम क्या था, महेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, क्या नाम है, राजेंद्र प्रथम। तो राजराज प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की। यही पूछा जा सकता है कि शैलेंद्र साम्राज्य किस साइड था, तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में था। ठीक है, और कुछ क्षेत्रों को वहां भी इन लोगों ने जीत लिया था। मतलब ऐसे वैसे मत लीजिए, बहुत ही प्रतापी शासक रहे हैं ये लोग। आगे देखिए, कह रहे हैं कि चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है उसमें देवाकृति प्रायः कैसे है, अष्टभुज है, षडभुज है, चतुर्भुज है या द्विभुज है। अब अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं, षडभुज मतलब 6 भुजाएं, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं और द्विभुज मतलब 2 भुजाएं। तो आपको बताना है कि कैसा था कांस्य प्रतिमाएं में जो देवों की कृति है वो कैसी है। तो ध्यान रखिएगा, चतुर्भुज। कैसी है, चतुर्भुज है। तो चोल कलाकारों ने कौन सी कला, तक्षण कला। ठीक है, कौन सी कला, तक्षण कला, इसमें भी सफलता प्राप्त की है और उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। ठीक है, और ये जो तक्षण है, समझ रहे हैं, तक्षण जो है ना, ये एक ऋग्वैदिक काल में आप लोगों ने शब्द पढ़ा होगा तक्षण। वो किसको कहा जाता था पता है कि नहीं, आपको बता देते हैं, बढ़ई। ठीक है, तो जो लकड़ी का काम काज करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहते हैं, बढ़ई कहते हैं। तो तक्षण जो है वो बढ़ई को कहा जाता था। तो चोल कलाकारों ने तक्षण यानी हम कह सकते हैं कि लकड़ी में जो मतलब काम किया जाता था वो, उसमें इनको सफलता, या ये कहें कि इन्होंने उसमें मतलब एकदम से वर्चस्व हासिल किया हुआ था या उसमें वो सफलता प्राप्त किए थे। उनके द्वारा पत्थर और धातुओं की भी बहुसंख्यक मूर्तियां बनाई गई। पत्थर आप समझ ही रहे हैं, धातुओं में आप समझ सकते हैं सोना चांदी लोहा कुछ भी रख लीजिए। ठीक है, पाषाण मूर्तियां यानी कि जो पत्थर की मूर्तियां हैं उनसे भी अधिक धातु यानी कांस्य मूर्तियों का निर्माण इनके द्वारा किया गया। सर्वाधिक सुंदर मूर्ति के बारे में बता रहे हैं कि सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज यानी शिव की हैं। भगवान शिव की मूर्तियां सबसे सुंदर हैं जो कि बड़ी संख्या में हमें प्राप्त हुई हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा संरचनाओं में शामिल किया जाता है और ये मूर्तियां कैसी हैं, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा संरचना माना जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था भगवान शिव यानी कि ऑप्शन बी यानी नटराज। ठीक है, फिर देखिए, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी है, तो नटराज की शिव की मूर्ति। ठीक है, तो कांटे मतलब कांसे की जो मूर्ति है वो। फिर क्या है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण मतलब एग्जाम्पल है, तो क्या गांधार कला का है, नहीं बिल्कुल नहीं। मौर्य का है, बिल्कुल नहीं। अब ये तो समझ ही सकते हैं कि ये सब उत्तर भारत वाले हैं, इनका तो होगा नहीं। किसका होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि चोल कला का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए कि शिव की जो दक्षिणामूर्ति है प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है, तो कैसे, क्या वो टीचिंग करा रहे हैं या फिर डांस कर रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं या ध्यान मग्न है। तो ध्यान रखिएगा कि जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है वो शिक्षक के रूप में दर्शाई गई है। तो शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु अर्थात शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार के ज्ञान जो है वो प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आपको सही बताना है। कह रहे हैं कि यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक ही लग रहा है। कह रहे हैं अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। अब ये थोड़ा मतलब बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
और लेकिन अब इतना जो है घुस के कुछ पूछे तो ऐसा मान लिया जाता है कि सही ही होगा, इतना कौन ध्यान देता है। तो इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, नहीं दोनों स्टेटमेंट सही है। तो देखिए भगवान शिव की जो नटराज मूर्ति है ये जो है नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति में उनके ऊपरी दाएं हाथ में डमरू यानी कि सृजन का प्रतीक है, ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि यानी विनाश का प्रतीक, और उनका जो दूसरा दाहिना हाथ है वो अभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है, दूसरा जो बायां हाथ है उनके उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है, जो कि मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। और नटराज की इस मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में प्रदर्शित किया गया है, मतलब आधा पुरुष आधा नारी, ठीक है। और दाहिने कान में उन्होंने पुरुष वाला कुंडल और बाएं कान में महिला वाला कुंडल जो है वो पहना हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। ऑप्शन देखिए, कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या राजाधिराज प्रथम। और इसका उत्तर हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम, ठीक है। यानी कि 72 व्यापारी जो है वो चीन के मतलब चीन में भेजे गए थे, किसके समय में, कुलोत्तुंग प्रथम के समय में, ठीक है। तो ये देखिए चोल शासक थे कुलोत्तुंग प्रथम, और इन्होंने कब, तो 1077 ईस्वी में 72 सौदागारों को चोल दूत मंडल यानी कि चीन में भेजा था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता था। तो चोलों की नौसेना बहुत ज़्यादा जानी जाती थी। तो चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। इनके पास अश्व यानी कि जो घोड़े होते हैं वो, गज यानी हाथी, और पैदल सैनिकों के साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली सेना हुआ करती थी। और कौन सी सेना, नौसेना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल पैदल सैनिक, अश्व सैनिक या फिर हाथियों से ही जो युद्ध करते हैं उस टाइम के, नहीं, ये सारे लोग तो थे ही। इसके साथ साथ आप देखिए कि ये लोग नौसेना में भी काफ़ी वर्चस्वशाली थे, ठीक है। और इसी नौसेना की सहायता से तो इन्होंने श्री विजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। तो समझ आ रहा है कि जो चोल हैं उन लोगों ने अपना साम्राज्य अपने देश के ही भीतर नहीं, विदेशों में भी फैला रखा है। देख लें, मालदीव, सिंघल और श्री विजय, इन सब जगहों पे अपना मतलब कि पताका फहराया हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नांकित राजवंशों में किसके शासन मतलब किसके शासन अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते। मतलब कि हमारे मरने के बाद हमारे जो पुत्र हैं वो आपस में भिड़े ना, इससे अच्छा है कि हम पहले ही अपना जो राजपाट है उसका बंटवारा करके मरे, किसको क्या युवराज वगैरह बनना है वो अपना बना दें। तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो कौन थे। कह रहे हैं चालुक्य, चोल, और तीसरे कौन है, कदम्ब या फिर कलचुरी। अब आप देखिए इसका उत्तर आयोग को ही नहीं पता। तो देखिए, प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट प्राय अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उनके बाद उनका उत्तराधिकारी बनता था। तो ये प्रवृत्ति चोल वंश में हालांकि सर्वाधिक दिखाई देती है। तो उत्तर चोल वंश माना जा सकता है कुल मिला करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, 25 क्वेश्चन ही हमने कहा था कि क्लास छोटी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। नया तो जाना ही होगा अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है तो फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। और हाँ, वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक करके शेयर कर दिया करिए।